नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और जब बात देश की तो सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र सुरक्षा का, जिसके लिए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर एक पहेली बनी हुई है। सीमा हैदर भारत में घुसने के लिए सीधे नेपाल आने की बजाय पहले दुबई क्यों गई? वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो सीमा हैदर पर आईएसआई एजेंट होने के शक को पुख्ता करती हैं, गहरा करती हैं? आखिर इतने दिनों के बाद पाकिस्तान सीमा हैदर को लेकर क्यों जागा और क्यों विदेश मंत्रालय ने भारत से इसको लेकर जानकारी मांगी है, इसका खुलासा हम करेंगे। भारत पाकिस्तान दोनों जगहों से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधी लाइव डिबेट दोनों मुल्कों से आपके सामने होगी। लेकिन पहले बात सीमा हैदर की कहानी में आए सबसे नए ट्विस्ट की। सीमा के एक से अधिक अफेयर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान से सीमा का एक और आशिक सामने आ चुका है। ओसामा नाम का यह शख्स सामने आया। उसने यह दावा कर दिया है कि सीमा उससे भी पबजी के जरिए जुड़ी थी, उससे भी पबजी के जरिए मिली थी। यानी सचिन इकलौता नहीं जिससे पबजी के जरिए मुलाकात की है सीमा हैदर ने। पर भरोसा कर लें तो क्या आप इस कहानी पर भरोसा कर लेंगे क्या कि कोई वर्ल्ड कप के लिए आ जाएगा इतना बड़ा रिस्क लेकर? और जबकि यह पता है कि अगर भारत गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या यह सब कुछ सीमा हैदर ने सोचा नहीं होगा, या फिर उसे जिसने फीड किया होगा, उसने जो नेपाल रूट के इस्तेमाल का आइडिया दिया होगा, उसने ये सब कुछ बताया नहीं होगा, या फिर सोचा नहीं होगा? क्या भारत आने का उसका मकसद वाकई सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप है? अगर ऐसा है तो वो बाकायदा वीजा लेकर भी आ सकती थी, या फिर सीधे सीधे नेपाल से। लेकिन उसने दुबई वाला रूट क्यों चुना? सीमा पर शक की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। उन वजहों को मैं आपके सामने रखता हूं। पहली वजह है गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश। यह शक की पहली और बड़ी वजह है। प्यार के लिए सरहद पार की, वीजा लेकर सरहद पार कर सकती थी। एक से अधिक अफेयर सामने आ चुके हैं, तो प्यार वाली थ्योरी का क्या हुआ आप खुद अंदाजा लगाइए। पाकिस्तान से आई है, हिंदी अच्छे तरीके से बोलती है, कम पढ़ी लिखी हुई है सीमा हैदर, लेकिन मैंने खुद इंटरव्यू लिया, आपने सुना भी कितने अच्छे तरीके से वो बातें करती है, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करती है, मीडिया के सामने कॉन्फिडेंट रहती है, इंटरव्यूज आप करिए तो सवालों का संयमित तरीके से जवाब देती है। ऐसा कोई आम आदमी कर सकता है क्या? इन सबके बीच आपको अब सीमा हैदर का पाकिस्तान वाला घर दिखाना बड़ा जरूरी है। ये सारी वजहें शक की हैं, लेकिन अब तस्वीर आप देखिए, ये सीमा हैदर का कराची वाला घर है और दावा है कि इसी घर में, और आप देखिए कितना पुराना सा ये घर दिखाई देता है। हालांकि पाकिस्तान में एक आम महिला के अंदर अगर आप सोचिए कितनी फाइनेंशियली क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से ये घर की स्थिति है। लोग बता रहे हैं कि इसी मकान में किराए पर रहती थी सीमा हैदर, और मकान मालिक से ये कहकर गई थी कि 3-4 दिन देखो मैं आ जाऊंगी वापस लौटकर। लेकिन मकान मालिक को बाद में पता चलता है कि भाई ये तो सीमा हैदर हिंदुस्तान चली गई। तो ये घर है, आप देखिए ये पर्दे बेतरतीब तरीके से तार लटके हुए हैं। इसके पास इतना पैसा आ जाएगा जो खुद किराए के घर में रह रही है कि हिंदुस्तान पहुंच जाए, वो भी दुबई होते हुए। आपको सीमा हैदर का एक एफिडेविट दिखाते हैं। आपने पाकिस्तान वाला घर देखा, मकान मालिक क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। अब आप ये सोचिए खुद किराए पर, और उसके पास इतना पैसा, कौन सा जमीन घर बेचकर उसने पैसा इकट्ठा किया, जबकि रहने के लिए खुद के लिए किराए का घर। एफिडेविट आप देखिए, ये एफिडेविट उसने पहले पति गुलाम हैदर से शादी के दौरान बनवाया था। ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसमें बाकायदा वो कहता है कि कहती है सीमा हैदर, पहले ये सीमा रजा हुआ करती थी, गुलाम रजा की बेटी थी। उसने अपना नाम भी बताया, जाति बताया, उम्र 19-20 साल बताया, और ये कहा कि मैं मूल रूप से जिला खैरपुर, तालुका कोट दीजी गांव रिंद की रहने वाली हूँ। 10 दिन पहले मैंने अपने अब्बू अम्मी का घर छोड़ दिया। वजह मेरे माँ बाप बेहद लालची हैं, जबरदस्ती मेरा निकाह एक ऐसे लड़के से करवाना चाहते थे जो बिगड़ा हुआ है। अब्बू अम्मी का घर छोड़ दिया, यानी कुल इसका मिलाकर मजमून ये है कि इसने गुलाम हैदर से शादी के लिए अपने अब्बू अम्मी को छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, गुलाम हैदर से इसने शादी कर ली। वो गुलाम हैदर जो कि पैसे कमाने के लिए सऊदी में जाकर बैठा हुआ है। अब कौन सा घर आ गई, कौन सा जमीन आ गया जिसे बेचकर इसने दुबई जाने का पैसा इकट्ठा किया, नेपाल आने का 2-2 बार पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद हिंदुस्तान आ गई। ये आप सोचिएगा ये कहानी में कितना झोल है। ये एफिडेविट दिखाने का मकसद सिर्फ यही है। कराची का घर भी हमने आपको दिखाया। कराची के जिस घर में सीमा रह रही थी उसके मकान मालिक का बयान आपने सुना भी। अब जब सीमा खुद किराए पर थी तो उसने बेचा कौन सा घर था? लेकिन बड़ा सवाल है कि वो सीधे नेपाल आने की बजाय पहले दुबई क्यों गई? किसने उसे नेपाल रूट का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया? नेपाल रूट का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। कुछ बड़ी बातें मैं आपके सामने रखता हूं। इकरा भी नेपाल के रास्ते भारत आई थी। 17 फरवरी को चीनी जासूस नेपाल सीमा पर एक चीनी जासूस को गिरफ्तार किया गया था। आईएसआई द्वारा आतंकियों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर भी नेपाल रूट का इस्तेमाल होता है।
29 अगस्त 2013 नेपाल बॉर्डर से यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा यासीन भटकल का एक करीबी हड्डी जिसका नाम है, वो भी नेपाल बॉर्डर से ही पकड़ा गया था। 2016 में एनआईए ने लश्कर के 5 आतंकियों को पकड़ा था जब वो नेपाल सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप सोचिए नेपाल रूट कितना सेंसिटिव है, कितना इजी एक्सेस होता है। यानी जिसने इसको फीड किया उसे पता है कि नेपाल के रास्ते कैसे भारत में घुसेंगे। अब चलिए कुछ बड़े सवाल आपके सामने रखता हूं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट भी आगे बढ़ेगी। पहला सवाल यह है कि भारत में जासूस है या क्या है, उसका मकसद क्या है सीमा हैदर का? सीमा का असल मकसद सचिन या फिर भारत में घुसना? गैर कानूनी तरीके से भारत में क्यों घुसी? भारत आना ही था तो वीजा अप्लाई क्यों नहीं किया? सीधे नेपाल आने की बजाय सीमा पहले दुबई क्यों गई? जबकि आप सोचिए किराए के घर में रह रही थी। क्या सीमा दुबई में किसी से मिलने गई थी? नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का सुझाव किसने दिया? क्या सीमा आईएसआई की हनी ट्रैप है? कम पढ़ी लिखी सीमा अंग्रेजी कैसे बोल लेती है? इतने दिनों तक पाकिस्तान खामोश क्यों रहा? और एक और जानकारी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अब जाकर भारत से संपर्क किया है और यह कहा है कि भाई हमें सीमा हैदर को लेकर पूरी जानकारी दी जाए। सीमा हैदर कब पहुंची, क्या भारत सरकार के पास जानकारी है, यह सब कुछ मांगी गई है। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, रिटायर्ड, स्टूडियो में मौजूद है। रिटायर्ड कर्नल आरएसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं। राजा मुबीन अफजल साहब हमारे साथ, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और साथ ही एडमिरल जावेद इकबाल, रिटायर्ड एडमिरल हैं, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच इस सीधी डिबेट का। मेजर जनरल एसपी सिन्हा आपसे शुरू करता हूं। यह पूरी कहानी मैंने आपको दिखाई, खुद किराए पर रह रही है लेकिन दुबई जाने का खर्चा, नेपाल के रूट के इस्तेमाल का खर्चा, नेपाल के रूट पर यासीन भटकल पकड़ा जाता है, लश्कर के लोग पकड़े जाते हैं। आपकी एनालिसिस क्या है सीमा हैदर को लेकर? देखिए, मेरा पूर्ण विश्वास है सीमा हैदर एक आईएसआई एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं कुछ बिंदुओं को जोड़ता हूं। यदि ये प्रेम का ही भूत उसको सवार था तो नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं आई? वीजा लेके, प्रॉपर वीजा लेके आती, ऐसा क्यों नहीं किया? 2 मोबाइल का तोड़ना, 4 सिम को तोड़ना, ये हॉटस्पॉट यूज करना, जब नेपाल में घुसी तो वीआईपी पे किसी बोरोड मोबाइल से बात करना, फिर नेपाल से हिंदुस्तान में आ गई फिर उसको डिस्कार्ड कर देना, 4 डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 6 पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड। तो सवाल यह है, ये कहती है 5th क्लास पास है, लेकिन जिस तरह से लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इसका दिखता है और मीडिया के सामने आती है, इसका मतलब मेरा अनुमान है कम से कम 6 महीना आईएसआई ने इसको ट्रेनिंग दी है। मैं 1998 से नोएडा में रह रहा हूं, मेरे को यूपी का डायलेक्ट पे फ्लुएंसी नहीं आया है, और इस महिला का देखिए फ्लुएंसी। अब आप खुद कह रहे हैं कि रेंटेड हाउस में रहती थी, और जो आपने वीडियो पिक्चर जो दिखाया वो तो यहाँ का रिक्शा वाला भी उससे बेटर कंडीशन में रहता है। तो दुबई कही गई, क्यों गई? तो मुझे लगता है वहाँ आईएसआई के द्वारा वहाँ फंड किया गया है, ये पैसा इकट्ठा की है। जिसको खटारे फ्लैट में रहती थी उसको 13 लाख जमीन बेच के कहां से आ गया? कौन सा जमीन? नहीं, जमीन था कहां सिन्हा साहब? एग्जैक्टली, जमीन था कहां, जमीन थी कहां, कौन सी जमीन बेची उसने जब खुद किराए के घर में रह रही थी? एक बहुत सीरियस बिंदु पर मैं टिप्पणी करने जा रहा हूं। मेरी जो बैटल रीडिंग है, मेरी जो सोच है, अप्रिसिएशन, वो ये कहती है कि 2024 के पहले जो लोग कहते हैं कि सर आप ये बात बोल रहे हैं तो बहुत अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति नहीं है। ये मोदी जी टारगेट पे हैं और 600 से 700 केसेस पाकिस्तान की महिलाएं हिंदुस्तान के नौजवानों को ट्रैप करने के चक्कर में, ये वीआईपी वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या सिस्टम है, मैं तो जानता भी नहीं। तो ये मोबाइल पे हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? अभी क्यों? तो मेरा ये अनुमान है कि ये 600-700 जो नागिन आएंगे हिंदुस्तान में, इनका मुख्य टारगेट होंगे मोदी जी। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं एकदम। सिन्हा साहब आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुबीन अफजल साहब, क्या यशराज बैनर टाइप की कोई फिल्म बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने इस बार भी? जो खुद किराए पर रह रहा हो, मकान मालिक से यह कहकर जाता हो कि 3-4 दिन मेरा घर देखना, उसके पास जमीन कहां से आ गई बेचने की? उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि दुबई चली जाए? क्या पाकिस्तान के लोग सीधे नेपाल नहीं पहुंच पाते क्या? सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, मैं सब मेरे लिए मौजूद है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं,
और पाकिस्तान की लेडीज हो या फिर वो इंडिया की लेडीज हो, हम सब औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा मजहब ये कहता है हम सब जो भी होते हैं हम सबकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन जिस तरह से ये हमारे मुझसे पहले जो बात कर रहे थे, इनकी जो बात थी, तो मुझे ये नागन लफ्ज जो था ना, ये बिल्कुल गलत था, ये इस्तेमाल होने वाला नहीं था। अब मेरे भी कुछ सवाल है, वो सुनिएगा। अब पहला सवाल ये है, वो दुबई से गई या यहाँ से गई, इंडिया में गई, तो इंडिया में आपकी जजेस क्या कर रही थी? उस वक्त डांस कर रही थी। इस वक्त सीमा हैदर आपके पास है, इंट्रोगेट आपने करना या हमने करना पाकिस्तान से आके? भाई आपकी सारी एजेंसीज लगी, अभी तक नहीं पकड़ सकी, और वो अभी उस घर में रह के टिकटॉक बना रही हैं, उनके साथ बात कर रही हैं। और वो नागन, अब जिस बंदे के लिए वो गई है, उस बंदे को आप खड़ा करके देखें। मुझे तो लगता है उसको खड़ा करके चलने के लिए भी ड्रिप के सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो नागन उसको क्यों डसेगी? वो आपको कहीं से शाहरुख खान नजर आता है या सलमान खान नजर आता है जिसको नागन डसने की आप बात कर रहे हैं? कहने का मकसद ये है कि इस वक्त सीमा हैदर आपके पास है, इंट्रोगेट आपने करना है, हमने नहीं करना। आप करेंगे। आपके इलाके में आपको बेचैनी क्यों हो रही है? हम करेंगे। आप मौके का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, हम करेंगे। आपको बेचैनी क्यों हो रही है? क्या टॉपिक डिस्कशन है और कहां जा रहे हैं आप? टेंजेंट डिस्कशन है कि उस नागिन को पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा है। डिस्कशन ये है, ये चीज वो पाकिस्तान आईएसआई एजेंट है। डिस्कशन ये हो रहा है और आप कहां से खर्च चले गए? इंक्वायरी क्यों नहीं की? कैसे आ गई? कैसे आ गई? नेपाल पोरस बॉर्डर है तो आ गई, और आ गई, चली गई। वो तो आप क्या अफगानिस्तान के पाकिस्तान में कैसे आ जाते हैं? अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कैसे आ जाते हैं? ये क्या बात करते हो? गलती कर रहे हो। क्या करेंगे? क्या से क्या बात कर रहे हो? टू द पॉइंट बात करो। टारगेट हो रहे हैं इस वक्त। टू द पॉइंट बात करो। कर्नाटका में मुबीन भाई जो सुनिए भाई, सुनकर एक दूसरे को सुनते हुए डिबेट करिए। मुबीन भाई, जो बातें आप कह रहे हैं और जो एसपी सिन्हा ने सवाल उठाया कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में कैसे घुस जाते हैं, तालिबानी कैसे पाकिस्तान में घुस जाते हैं, टीएलपी के लोग कैसे घुस जाते हैं, कैसे अटैक कर देते हैं। दूसरी बात, आपने इंटरोगेशन की कही। सर इंटरोगेट तो करेंगे, एजेंसी अपना काम कर रही है। इंटरोगेट हमने कसाब को भी किया था और सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। संसद पर हमले के जो आरोपी थे उनको भी इंटरोगेट किया, तो उसमें कमियां नहीं रखती हमारी एजेंसियां। आप लोग इतने इंतराज कर रहे हैं, वो नेपाल के जरिए आ गई, तो आप क्या? मुबीन भाई नहीं मुबीन भाई, अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ एडमिरल जावेद इकबाल साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब हिंदुस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये एडमिरल साहब कि क्या आईएसआई ने फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं क्या? यार आप लोग जो हैं इस मैटर को, वो ये बच्चों जवानों का मैटर है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ओ भाई, अगर पहले रावण जो है वो सीता को उठा के ले जाता था, तो अब सीता अगर खुद रावण के साथ चली गई है तो ये आपकी बड़ी जीत है भाई। लेकिन जरा आप ध्यान से रहिए, ये आईएसआई ने ना लॉन्च की वो। अरे कहां रामायण में पहुंच गए? पाकिस्तान में राम नहीं हो सकते। ये कह रहा हूं कि जरा इतिहास से रहिए। ये एडमिरल साहब, पाकिस्तान में राम नहीं हो सकते। भाई मैंने कहा है पाकिस्तान में ये राम तो नहीं बड़ी हो खुशी सकते की बात है। आप समझिए इस बात को। मैं समझ गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी जीत है भाई। क्या आप लोगों ने वहां पर महिलाओं की हालत कर रखी है? पिछले 2 दिन से हम डिबेट कर रहे हैं और आपके यहाँ की पत्रकारों ने आपकी धज्जियां उड़ा कर रख दी। वो उड़ाने दो धज्जियां यार, तुम लोग तो कश्मीर में भी उड़ा रहे हो धज्जियां, तो मुसलमानों की भी उड़ा रहे हैं। आप देखें ये मौजू पे हम तो आपको मुबारकबाद देने आया हूं मैं कि भाई आपको जीत है, क्योंकि हमारे तो ये सारे हिंदुस्तान की लड़कियां पठानों पे मरती थी, तो अब अगर जो है ये जो सीता है वो रावण के साथ खुद चली जाए तो ये बड़ी जीत है भाई। आप जश्न मनाओ। कर्नल RSN सिंह, जरा इनको बताइए कि पाकिस्तान में अयोध्या की कल्पना नहीं हो सकती, जो हालत वहां पर इन्होंने बनाकर रखी है। हिंदुओं को तो छोड़ते नहीं है, पाकिस्तान में राम हो नहीं सकते। जवाब है नहीं कि आईएसआई ने फिल्में बनानी शुरू कर दी है जोड़े की बात कि जिसके पास खुद का घर नहीं वो जमीन बेचकर, गहने बेचकर हिंदुस्तान आए, दुबई जाए और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई ये जवानों का मसला है। कर्नल RSN सिंह सुनिए, एडमिरल साहब आप ही की प्रोफाइल के हैं, आप आ रहे हैं ना, आपको पता है। मैंने एडमिरल जावेद साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं
और कि इतने साल गुजर गए, कम से कम 3-4 जनरेशन तो इनको हो गए मुसलमान बने हुए। इनका शायद तीसरा ही जनरेशन है, लेकिन आज तक रामायण नहीं भूले हैं आप। ये कमाल की चीज है। अभी बात नहीं, ये कमाल की चीज है ये। और मुझे रामायण नहीं बोला हूँ, मैं हिंदुस्तान नहीं, ये कमाल की बात है कि आज तक आप अपने सनातनी पूर्वजों को आप नहीं भूले हैं। अच्छा, मुबारकबाद दे रहा हूँ नहीं कि भाई अगर वो सीटा जो है। एडमिरल साहब सुन लीजिए, एडमिरल साहब सुन लीजिए, कर्नल RSN सिंह, बड़ी फतह है। दूरी बहुत है, हम ऑनलाइन एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं एडमिरल साहब, लेकिन दूरी बहुत है, आवाज ओवरलैप करेगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक बार सुन लीजिए कर्नल RSN सिंह को, फिर जवाब दे दीजिएगा। वेद जी आपके पास भी आता हूं। दूसरी बात, एक तो आप अपने पूर्वज को नहीं भूले हैं, रामायण को नहीं भूले हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि ये महिला भी जो आई है, ये बिल्कुल शुद्ध संस्कृत की जो हिंदी के जो वर्ड्स है वो यूज करती हैं, वो भी नहीं भूली हैं। तो पूर्वज भी आपके हिंदू, संस्कृत भी आप नहीं भूले, हिंदी से भी वही वास्ता। तो ये जो उर्दू का फ्रॉड जो आप लोग चला रहे हैं, ये अलग बात जो मैं कह रहा हूँ। भाई लेकिन जहां तो यूपीसीबी में बनी थी, हमने कहा जहां भी बनी थी हमें भाई। अरे उर्दू के नाम पर तो आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। चलिए वो बात दूसरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जवाब सुन लेना। मैं कह रहा हूँ, चलिए नहीं, मैं उर्दू रामायण इन पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन कर्नल RSN सिंह, एक नहीं कई सारी वजहें हैं सीमा पर शक करने की। गैर कानूनी तरीके से प्रवेश, दुबई जाना, कम पढ़ी लिखी, इतना स्मार्टली बोलना, मीडिया का इतना कॉन्फिडेंटली सामना करना। आप जिस सिंध इलाके की बात कर रहे हैं, पहली बात कि इस तरह की हिंदी सिंधी बोलते ही नहीं है पाकिस्तान के। यस, उनकी भाषा का जो लहजा जो है वो बिल्कुल अलग होता है। दूसरी बात क्या है कि कोई दुनिया का आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये 5वीं पास है। तीसरी, आप बताइए कि एक पाकिस्तान में कौन सी महिला ऐसी है जो कि अपने पति के रहते हुए अपना जमीन बेच दे? नहीं, पति नहीं, एक और आशिक था। पति नहीं, एक और प्रेमी आ गया है कर्नल RSN सिंह, ओसामा नाम है उनका। अब गजब स्थिति है, वहां पर प्रेमी भी ओसामा होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में प्रेमी भी ओसामा होते हैं। वो कह रहा है ओसामा की ये तो कईयों से प्यार करती थी और ये आ गई, मुझसे भी वादा किया था इसने शादी का। मैं आता हूं, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन इरशाद साहब, मैंने खास तौर से अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट किया कि आपको आज जोड़ लिया जाए। 2 दिन से आप लगातार जुड़ रहे थे। आप कह रहे थे सीमा पाकिस्तानी नहीं है। जरा इनको घर दिखाइए भाई, कराची वाला, जरा टेलीविजन स्क्रीन पर रखिए घर, कराची वाला घर रखिए। मकान मालिक का नाम मंजूर है, इरशाद साहब। और एक और जानकारी आपके लिए, इतने दिन बाद ही सही, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जग गया, उसने भारत सरकार से कही है कि सीमा हैदर को लेकर पूरी जानकारी क्या कुछ है, क्या आपने सवाल जवाब किए हैं, पूरी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। आप तो 2 दिन से कह रहे थे सीमा पाकिस्तानी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ सीमा पाकिस्तानी नहीं है। ये आप लोग जोड़ रहे हैं, आप उसके शनाख्ती कसाब भी पाकिस्तानी नहीं था। साहब दिखाइए मुझे एक कसाब भी पाकिस्तानी नहीं था। जवाब इनका वेदभूषण जी देंगे, जवाब इनका वेदभूषण जी देंगे। बोलिए भाई, बोलिए। अरे बोलिए इरशाद भाई, बोलिए। बोलने ये दें सिंह साहब के। मुझे ये बताइए कि आपकी सरहदों में सुराख हैं जहां से पाकिस्तान के लोग आपके हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। मैं वीजा लेने की कोशिश करता हूं, मैं वीजे के साथ हिंदुस्तान नहीं आ सकता हूं। मैं जब वीजे के साथ हिंदुस्तान जाता हूं, 10 जगह आपकी एजेंसियां रिश्वत लेकर के वहां रेजिडेंट देती हैं बंदों को घर जाने के लिए। जब CID ऑफिस में जाते हैं 5-5, 10-10 हजार रुपए रिश्वत देकर के मैं गया हूं। तो क्या बात है, ये सीमा कौन है आपकी, क्या लगती है? अरे हमारी नहीं है, आपको बताना इरशाद भाई, आपकी क्या लगती है? ISI ने फिल्म बनाई अशराफ बैनर टाइप की, वो फिल्म बनाकर हिंदुस्तान में भेज दिया। बोलने दे, जब मुझे लिए आपने अपने साथ, मुझे बोलने दे। दूसरी बात यह है कि सीमा पे इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता ही है कि आखिर पे जो आपका डैम टूटा है उसका डाइवर्ट करने के लिए लोगों को, कि वो डूब रहे हैं सैलाब में आपके हिंदुस्तान के लोग। अरे नहीं भाई इरशाद भाई, पूरे दिन, अरे सुनिए इरशाद भाई, हमारी दिल्ली के कई, अरे सुन लीजिए भाई, ये पाकिस्तान नहीं है,
वेदभूषण जी मैं आ रहा हूं, सुनिए सुनिए इरशाद भाई, ये पाकिस्तान नहीं है कि मीडिया चैनलों का मुंह बंद करवा देंगे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी है, हम दिखा रहे हैं दिन भर। अभी आपसे सुनिए भाई, राष्ट्रवाद से पहले, इस शो से पहले लगातार हमने दिल्ली की अलग अलग जगहों को रिपोर्ट किया, तो ये पाकिस्तान नहीं है। वेदभूषण जी आपकी बारी, सुनिए आप सुनिए, वेदभूषण जी की बारी। अरे आऊंगा भाई, 1 घंटे की डिबेट है इरशाद भाई, 1 घंटे की डिबेट है। नहीं, मुझे 2 मिनट तो दो यार। अरे फिर देता हूं, पहले वेदभूषण जी को सुन लीजिए फिर आता हूं। ठीक है, वेदभूषण जी को सुन लीजिए फिर आता हूं आपके पास। ठीक है, अपनी सीमा का ख्याल कीजिए, आपका डैम टूट गया, उससे लोगों को बचाइए, उधर जाइए आप, ना कि पाकिस्तान में आप ही ठीक है वेदभूषण जी। लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को सीता और राम का नहीं पता। ये बड़े शर्म की बात है, आपके टेलीविजन पर आप इनकी बकवास सुने जा रहे हैं। मेरी सीता नहीं ऐसी हो सकती, ना मेरी सीमा ऐसी हो सकती। मेरी सीमा में घुस के कोई सीमा हैदर आएगी, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये FIR है उस सीमा हैदर के खिलाफ। मेरी सीमा ऐसी नहीं है, ना मेरी सीता है। सीता मेरी माँ है। जावेद, आपको माफी मांगनी पड़ेगी पूरे हिंदुस्तान से। आपने राम और सीता का उदाहरण दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए जावेद, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। एक एक करके अभी एक एक करके इरशाद भाई रुक जाइए प्लीज, इरशाद भाई रुक जाइए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा सर, आपको फिर से समय दे दूंगा। आप शो में थोड़ा लेट से जुड़े थे, अभी सिर्फ वेदभूषण की आवाज होने जा रही है और किसी की आवाज नहीं। मैं आपके अल्लाह ताला के लिए कुछ बकवास करूंगा, आप मंजूर कर लोगे? आप मेरी सीता और राम के लिए बकवास कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? FIR डाल के आपकी सीमा आपके पास भिजवाई जाएगी, सीमा हैदर। मेरे भगवान के लिए, मेरे सीता के लिए, मेरे राम के लिए। जावेद तेरे जैसा घटिया आदमी नहीं है, तेरे जैसा घटिया आदमी पाकिस्तान में जलील आदमी नहीं हो सकता। तेरे जैसा जलील आदमी, क्यों जावेद साहब, घटिया आदमी। अरे एडमिरल साहब राम के लिए बकवास रुक जाइए, वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, एडमिरल साहब भाग गए। अरे एडमिरल जावेद साहब, एडमिरल जावेद साहब क्यों भाग गए भाई? गैस टीम जरा फिर से संपर्क करिए एडमिरल जावेद साहब से। गाने वाली लड़की, अरे सैनिक मैदान छोड़कर नहीं भागा करते, गाने वाली लड़की, आपकी तो उम्र हो गई। रुक जाइए वेदभूषण जी, वेदभूषण जी करो, ठीक है, शर्म कीजिए। आपको सीता के साथ किस घटिया लड़की को कंपेयर कर रहे हो, जो भाग के 4 बच्चों की माँ इंडिया में सीता के साथ? आपके खिलाफ FIR है, आपकी सीमा हैदर, आपको मुबारक हो, हिंदुस्तान को मुबारक नहीं है। वेदभूषण जी मैं कुछ और सवाल करूंगा आपसे कि कानून के हिसाब से सीमा हैदर का भविष्य क्या, भविष्य क्या? बेल को लेकर कई सारी बातें हैं, आगे कैसे केस चल रहा है मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन एडमिरल जावेद साहब मैं फिर कह रहा हूं, आप आइए सर, सैनिक मैदान छोड़कर नहीं भागा करते, आप तो डिबेट छोड़कर भाग गए। मैं बैठा हूं, नहीं इरशाद भाई आपसे नहीं, मैं एडमिरल जावेद साहब बहुत ज्यादा अफेयर्स इतने के गिने नहीं जा सकते जो उसकी बचपन की दोस्त ने दावा किया है। अब चूंकि एडमिरल साहब जुड़ चुके हैं, मैं पहले उनसे बातचीत करता हूं, फिर इरशाद भाई आपके पास आता हूं। एडमिरल साहब, एक तो ये सीमा हैदर के आसपास की कहानी, मतलब पूरे प्लॉट गढ़े जा रहे हैं, उसके कई सारे अफेयर्स की कहानी। अब सोचिए, जिसके पास अपना घर तक नहीं, दुबई जाए, कई सारे बॉयफ्रेंड बनाए, नेपाल 2-2 बार जाए, नेपाल रूट का इस्तेमाल करे। जरा नेपाल रूट वाला भी ग्राफिक्स रखिएगा टेलीविजन स्क्रीन पर। यह सब कुछ बिना ISI के हाथ के संभव है क्या? सोच बदली है, सोच। एडमिरल साहब रुक जाइए, इरशाद भाई आता हूं। एडमिरल साहब आपसे सवाल था। एडमिरल जावेद जी आवाज आ रही है आपको? पीछे टीम प्लीज चेक करिए क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद मैं एडमिरल जावेद साहब का रुख करता हूं। लेकिन इरशाद भाई सोच, मैंने कल आपको कहा था कि हिंदुस्तान की सोच है कि चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च हो गया भाई सफलतापूर्वक, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी अगले 1 महीने में, देखते रहिएगा सोच। लेकिन आपकी सोच क्या है? आपकी सोच है कि आप अफेयर्स की कहानी कर रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स खड़े कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने मुंह बंद करवा के रखा हुआ है कि बोलना नहीं, इस खबर को दिखाना नहीं। अब मुझे सुनिए, आप बहुत सारी चीजें लॉन्च कर रहे हैं, आप बहुत सारे हथियार खरीद रहे हैं, आप बहुत सारे जहाज खरीद रहे हैं, बहुत सारी तोपें खरीद रहे हैं, लेकिन जंग जज्बों से लड़ी जाती है। कंधे पे रख के जब मिसाइल चलाना पड़ेगा आप नहीं चला सकोगे, तो जज्बा चाहिए। और जो ये आप ये जज्बे दिखा रहे हैं एक लड़की के बारे में, नाचने गाने वाली लड़की है, जो भी है, करेक्टर लेस लड़की है वो, जिसका करेक्टर नहीं, जो घर से भागी उसका कोई करेक्टर नहीं, जो अपने बच्चों को छोड़ के भागी। भाई साहब आपके मुल्क का कैरेक्टर नहीं है। और कौन? मेरे मुल्क से भागी वो,
वो आप ही के मुल्क की है। देखिएगा कुछ दिन बाद आप डाइवर्ट कर रहे हैं, मेरा आपने पूरी बात नहीं सुनी। सुन रहा हूं आपका आप ही के एक साथ बयान डिबेट जिससे एक तरफा भाषण नहीं होती है। जिससे हिंदुस्तान डूबा, लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए सीमा को उबाला हुआ है 4 दिन से आपने। खुदारा अपने लोगों का ख्याल कीजिए, सीमा को दफा कीजिए, अपने हिंदुस्तान के लोगों का ख्याल कीजिए जो डूब रहे हैं पानी के अंदर, उनका ख्याल कीजिए, उन पे डिबेट कीजिए, उनके लिए बात कीजिए, उनके लिए लोगों को बुलाइए। इमरान खान इमरान खान पूछिए कहाँ है इमरान खान आजकल, कहाँ है? आप देखें, मुझे बोलने दे, मैं आपसे एक मिनट रुक जाइए, 30 सेकंड और आपको देता हूं अनइंटरप्टेड, 30 सेकंड और देता हूं इरशाद भाई आपको अनइंटरप्टेड, फिर एसपी सिन्हा साहब जवाब देंगे। एडमिरल साहब की आवाज ठीक करिए। मैं कह रहा हूं एसपी सिन्हा साहब को भी मैं अर्ज यही करूंगा कि अपने लोगों का ख्याल कीजिए जो पानी में डूब रहे हैं। मैं देख रहा हूं मुसलसल आपके चैनल्स पर गाड़ियां डूब रही हैं, घर डूब रहे हैं, क्या क्या आपके लोग दिखा रहे हैं, और आप सीमा को दिखा रहे हैं। मेरे पाकिस्तान में इस लड़की को ना कुछ जानता है, ना कहीं इसका जिक्र है, ना इसको कोई पहचानता है। हाँ, लेकिन आप तो कसाब को भी नहीं जानते थे ना। मैं आपसे आप तो कसाब ठीक है, चलिए वेदभूषण जी रुक जाइए। एसपी सिन्हा साहब, बताता हूँ कि एसपी सिन्हा साहब, इरशाद भाई आपका 30 सेकंड समाप्त हुआ, आप सुनिए। इरशाद भाई आपका 30 सेकंड समाप्त हुआ, एसपी सिन्हा साहब को सुनिए। यार ये मैं इरशाद साहब को बहुत बार, मैंने हम साथ दोनों बहुत बार टीवी पे आए हैं, ये पता नहीं किस चीज का सेवन करके आ जाते हैं टीवी पे, शरेआम डिनायल मोड में। इनको यदि शरेआम डिनायल मोड में रहते हैं, ओसामा बिन लादेन कौन था, कसाब कौन था, ये लड़की नहीं, सीमा नहीं, पाकिस्तानी है। उसकी जो दोस्त बोल रही है, वो जो मकान मालिक बोल रहा है कि किराए पे घर पे थी, वो कौन था जो, अरे यार झूठ की बुनियाद पर है। अरे इरशाद, जो आप सोच के बदल की बात कर रहे हो ना, तुम अपनी सोच बदलो। तुम समझते हो कि ऐसे थर्ड क्लास ISI एजेंट को भेज के यहाँ उपद्रव करवा सकते हो, तो भूल जाओ इरशाद। तुम चूरन खाना छोड़ दो, इरशाद। हमेशा बकवास करते हो, झूठ बोलते हो इरशाद, हमेशा बकवास करते हो, झूठ बोलते हो, डिनायल मोड में रहते हो, सत्य का सामना करने की तुमको साहस नहीं है। यू डोंट हैव द करेज टू फेस द ट्रूथ। तुम डरपोक हो, तुम कायर हो इरशाद, मैं साफ साफ कहता हूं। तुम हमेशा डिनायल मोड में रहते हो। संपर्क टूट गया। मुबीन भाई, वही सवाल मैं दोबारा दोहराता हूं, गैर कानूनी तरीके से प्रवेश आप लोग कराते हैं, बार बार एक्सपोज होता है नेपाल रूट का कैसे पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, कैसे ISI इस्तेमाल करती है, उसके बावजूद वही रूट 4 फोन टूटता पाकिस्तान वाला ही फोन है। अजीब सी एक कहानी भी नहीं बना पाती ISI ठीक से। एक बात बताएं, सबसे पहले तो आप लोगों का डेकोरो एक तरीकेकार होना चाहिए, ताकि लोग जब आप गेस्ट बुलाते हैं उनको रिस्पेक्ट का एक दायरा आपके पास होना चाहिए। काहे का रिस्पेक्ट? You people don't deserve respect. सीमा को सीता से कंपेयर करोगे, शर्म नहीं आती आपको? काहे का रिस्पेक्ट से कंपेयर करोगे? तुम रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हो। आपको आतंकी भेज तो हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट की बात करते हो। जावेद मियां को शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान से। मैं आपके अल्लाह ताला के लिए कुछ बोलूं, बकवास करूं, आपको अच्छा लगेगा? मैं आपके अल्लाह ताला के लिए कुछ बोलूं, बकवास करोगे, अच्छा लगेगा? आप मेरे सीता को गाली दे रहे हो, आप मेरी सीता को गाली दे रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके अल्लाह ताला के लिए कुछ बकवास करूंगा, आपको शर्म नहीं आएगी? पाकिस्तान को क्या बात करते हो? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जावेद नाम के आदमी पाकिस्तान से हमारी माता को, सीता को कंपेयर करते सीमा से, उससे घटिया लड़की ने जो जिसके खिलाफ हिंदुस्तान में FIR है, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान में पागल हो गया है, उसके लिए वो सीता पागल हो गया। ये आदमी पागल हो गया है। आप जैसे घटिया लोगों के लिए सीता हो सकती है, पागल आपका जावेद हो गया है, पागल आप लोग हो गए हो। मेरे देश की सीता ऐसे नहीं हो सकती। मेरी सीता की मर्यादाएं हैं ना, मेरे देश के राम का मर्यादा है। आप कभी आके देखिए राम मंदिर, आके देखिए अयोध्या में बनना है राम मंदिर, आपको शर्म आएगी। मैं अल्लाह ताला के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। एक मिनट जरा मुबीन भाई को सुनिए। मुबीन भाई आप ठीक है? जरा मुबीन भाई को रखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़े विंडो में रखिए। एक मिनट वेदभूषण जी। अरे मुबीन भाई, आप अजीब हरकतें कर रहे थे, आप ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? आपके हर चैनल पे हम बैठते हैं। वेदभूषण जी शांत रहिए, वेदभूषण जी एक मिनट शांत। अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी कोई नहीं बोलेगा। मुबीन भाई आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है आपकी? दवा तो नहीं भिजवाए सर हिंदुस्तान? एक मिनट रुक जाइए वेदभूषण जी, वेदभूषण जी एक मिनट प्लीज, के लिए मेरी सीता के लिए सबकी आवाज डाउन है। एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ और सिर्फ मुबीन भाई की आवाज ऑन है। मुबीन भाई आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी?
तबीयत मेरी तुम जैसी शक्लें देख के ऐसी अरे होती है। अजीब हरकतें कर रहे थे आप, ऐसे हाथ हिला कर डांस कर रहे थे, मुझे लगा कोई दिक्कत हो गई, कहिए तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट भेजे यहाँ से। नहीं डॉक्टर ना भेज, तू करीना कैफ भेज दे, करीना कैफ को भेज दे, बस काम चल जाएगा। डॉक्टर से क्या करना है हमने, पहले भी हम साथी मृतकों को ले गए, तकलीफ नहीं हुई, अब ये दूसरों को भी ले पाकिस्तान की जाएंगे। सच्चाई है, ये पाकिस्तान की हकीकत है, पाकिस्तान की सोच है मुबीन भाई। ये आप देखिए महिलाओं को लेकर आपकी सोच है, अगर वो ये गलत आपकी है, महिलाओं के वो प्रति तुम्हारे सोच है, मुल्क के लिए, ये आपकी महिलाओं के प्रति सोच है, अगर आपको मानसिक तौर पर हिले हुए हैं, मानसिक तौर पर आप हिले हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा। और ऐसी भाषा नहीं, चलिए अब मैं कर्नल आरएसएन सिंह, रुक जाइए, सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है। कर्नल आरएसएन सिंह, कुछ बड़े गंभीर पॉइंट्स हैं और बहुत सीरियस पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपके जवाब जानना चाहता हूं। एक तो ये बिना वीजा के भारत आना फंस सकती थी, क्या यह बात सीमा हैदर को, उसको जिन लोगों ने फीड किया, नहीं पता होगी? दुबई क्यों गई, आपको क्या लग सकता है? पाकिस्तान वाला ही फोन कैसे टूटा? 6 पासपोर्ट, सीमा में सच्चाई तो तथ्यों में अंतर कैसे? बातचीत रहन सहन से लगता नहीं कि वो कम पढ़ी लिखी है। वर्ल्ड कप की एक कहानी खुलकर सामने आ गई है। मैं इन सारे पॉइंट्स पर मैं चाहता हूं कि आपकी एक एनालिसिस ये देश सुने। पहली बात की दुबई जो है आईएसआई का अब ये हब है। वो आपको मालूम है, तमाम जो तालिबान के साथ जो बातचीत हुई, अब ये हुआ आईएसआई की, वो सब दुबई में है। और दुबई में आपको मालूम है कि दाऊद नेटवर्क का भी बहुत बड़ा सेंटर है, तो वो एक हब है आईएसआई का। दूसरी बात क्या है कि ये तमाम जो हनी ट्रैप का आप ये सिलसिला देख रहे हैं, ये बहुत जोर शोर से ये कोविड के टाइम में ये शुरू हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, और ये पहला केस नहीं है। हर हफ्ते ऐसे कोई केस किसी न किसी अखबार में रिपोर्ट हो रहा है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा, देखिए क्या है कि सिंध में गरीबी बहुत है, सिंध में तो वहां की औरतों को या तो उठा के उनको मुसलमान बनाते हैं, 7-8 साल की लड़की को मौलाना उठाता है, उसको जबरदस्ती मुसलमान बनाता है। तो उनके लिए ये ऐसी महिलाएं जो हैं सिंध की, वो एक्सपेंडेबल हैं। आपको कभी ये पूरे जितने हनी ट्रैप जो केसेस देखे हैं उसमें कोई पंजाबी लड़की नहीं है, कोई पश्तून महिला का तो होने का सवाल ही नहीं होता है। केवल ये मैंने देखा है कि ये सारा कराची और इस इलाके से जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है। और सुनिए, जिस तरीके से सिंध की महिलाएं एक्सपेंडेबल है, उसी तरह ये बच्चाबाजी करने के लिए और सुसाइड बॉम्बर्स के लिए। ठीक है कर्नल साहब, थोड़ी वक्त की कमी है। वेदभूषण जी 15 से 20 सेकंड रुक जाइए सर, बिल्कुल समय नहीं है। नेपाल रूट का इस्तेमाल, आगे क्या भविष्य है सीमा हैदर का? कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जल्दी से वेदभूषण जी। देखिए राकेश जी, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है जिसमें वो बेल पर है, क्योंकि हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, आईएसआई उसको देश को नहीं चलाती है। वहां की अदालत ने उसका संज्ञान लिया है, बेल पर दिया है, उसको डिपोर्ट किया जाए। उनकी सीमा उनको मुबारक, हमें ये सीमा मुबारक नहीं है। ये देश आज नहीं तो कल इस एफआईआर के तहत। ठीक है, वक्त इतना ही है। माफी के साथ वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोबिन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल आरएसएन सिंह, एसपी सिन्हा साहब, वेदभूषण जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।